नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट कर दें? हाँ सर जी, कर दीजिए। तो चलो मालिक, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन मैं आपके लिए शुरू करने के लिए जा रहा हूं। और कई चैप्टर्स का मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन दे चुका हूं। इतना याद रखना मेरी बात कि अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, सारे सेक्शन आपको आते हैं, सब कुछ आता है आपको, और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपकी तैयारी मात्र 50% है। इसलिए बैलेंस 50% की पूर्ति आपका क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करता है। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ में आप इसे देखें कि प्रत्येक चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर कैसे कैसे करके किया जाता है। ठीक है? यस सर। आ जाओ, हमारा अगला चैप्टर आ रहा है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का। ठीक है साहब? तो यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स। पॉइंट आ रहा है डिस्कस कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इससे पहला जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि 4 तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अदर देन एमसीक्यू। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके। इसका पूरा मैंने फाइल, 2 पेज की फाइल है, ये मैंने डाल रखी है crajkumar.com वेबसाइट पे, वहां से निकाल सकते हैं। और पहले वाले वीडियो, इससे पहला जो वीडियो था मेरा, उसमें पहले 20 मिनट प्रेजेंटेशन पर ही लगाए थे मैंने कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर किस वे में करके चलना है। तो चूंकि यहां पर आ रहा है डिस्कस करके, तो ये टाइप 1 का अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ इसमें टाइप 1 के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले उसमें थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड लिखनी होती है, और बैकग्राउंड लिखने के बाद ही हम उस पर मेन कंटेंट पे आते हैं। तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के लिए लिख सकते हैं भाई, ट्रांजिट तुम्हारी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया के बाहर से जब इंडिया में आ रहे होते हैं, तो वहां पर हमें एक अप्रूव्ड रूट्स के थ्रू ही आना होता है, और अप्रूव्ड रूट्स पर हमें मिलते हैं कस्टम पोर्ट। तो जब हम एक इंटरमीडिएट कस्टम पोर्ट के थ्रू होकर गुजर रहे होते हैं, तो उसे गुड्स इन ट्रांजिट कहा जाता है। यहाँ कोई किसी प्रकार की अनलोडिंग गुड्स की नहीं होती है। गुड्स इन ट्रांजिट इंपोर्टेड गुड्स होता है, अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता, जर्नी एक ही होती है ना। इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर स्पेशली इस कैटेगरी में दिखाया जाता है, गुड्स इन ट्रांजिट कैटेगरी के अंदर दिखाया जाता है ना। और कोई ड्यूटी का पेमेंट भी यहां पर नहीं होता। सेक्शन 53 ने इस बात के लिए हमसे कहा था कि गुड्स इन ट्रांजिट पर ड्यूटी का पेमेंट नहीं करवाया जाएगा, ड्यूटी एग्जेम्प्ट की जाएगी। जब ये लैंडिंग कार्गो में तब्दील हो जाएगा, तब जाकर ड्यूटी का पेमेंट करवाया जाता है। तो इस तरह की बातें ट्रांजिट के विषय में लिखी जा सकती हैं। ट्रांसशिपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक तरह से मजबूरी ही होती है, जब शिपिंग कंपनी डिलीवरी वहां नहीं दे रही होती है जहां पर हमें डिलीवरी लेने की जरूरत होती है, तो वहां पर इस प्रकार की बातें आपसे करी जाती हैं। ट्रांसशिपमेंट होता है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है ट्रांसफर इन अनदर शिप करके उसका नाम आता है। ठीक है? तो इंडिया के बाहर से मान लीजिए मुंबई तक एक शिप में आ गया, फिर यहां पर टेम्परेली अनलोड होगा टू रीलोड इन अनदर वेसल। जब दूसरे वेसल में चढ़ के आगे पहुंचेगा, तो अगले वाले पोर्ट पर जाकर जहां पर ये फाइनली क्लियर करवाया जाएगा, वहां ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। इज इट ओके? हाँ सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स ग्रेट माय डियर। उसके बाद इसमें इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर तो खैर ये स्पेशली दिखाया ही जाएगा, इसमें दो राय नहीं है मालिक। और साथ में ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है, सेक्शन 54 मना करता है। और साथ में इसमें ये बताया जाता है कि एक अनदर डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाता है, जिसे हम बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट के नाम से जानकर चलते हैं। ऐसी वाली बात वहां पर बताई जाती है। मल्टीपल जर्नीज होती हैं, 2 या अधिक वेसल इन्वॉल्व इसके अंदर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें आप इसके संबंध में लिख सकते हैं, और आपका आंसर परफेक्ट यहां पे करवा दिया जाएगा। ध्यान रखें, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, लैंग्वेज आपको अपनी ही अपनानी है, और थोड़ा सा अपने अंदर के कलाकार को ना जगाइएगा लिखते समय। थोड़ा राइटर जो है आपके अंदर छिपा बैठा ना, उसको जगाइएगा तमीज और तरीके से, और थोड़ा सा हाथ में स्टेबिलिटी लाकर तब लिखिएगा। धड़ल्ले के साथ लिखना, दिल खोल कर लिखिएगा। ठीक है जी? लैंग्वेज आपकी एक्सेप्टेबल होगी डेफिनेटली। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये पहले क्वेश्चन का ही बैलेंस 50% वाला पार्ट है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वो जो अभी बोला उसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक लाइन वाले। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट को डिफरेंशिएट कीजिए। अभी मैंने डिफरेंशिएट किया, सारे पॉइंट्स वो आपके आ जाएंगे। सेक्शन 53, 54 और 55 पर जाकर दोनों मिल जाते हैं। तो जहां पर भी ये अगले पोर्ट पर मिलेंगे, तो वहां पर इसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट करवाया जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन टाइप ही है। डिस्टिंग्विश करवा रहा है ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट को, इसमें फिर वही बात आ जाती है। और गुड्स इन ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट के लिए एग्जम्पशन को एंजॉय करने के लिए क्या जरूरी है, वो प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट मैनिफेस्ट में लिखा हुआ हो गुड्स इन ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट की कैटेगरी के अंदर। पहली जरूरत ये है। दूसरा ये कि अगर ट्रांसशिपमेंट है, तो जो उसका दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है वो प्रॉपर तरीके से बनाया गया हो। ट्रांजिट के लिए है कि वो अपने डेस्टिनेशन जहां के लिए जा रहा है, वहां पर ड्यूली उसका अराइवल होना चाहिए।
तो इस प्रकार की कंडीशंस है जो कि यहाँ पे लगाई जा सकती हैं, और गुड्स आपका प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद मालिक फिर बात आती है असेसमेंट की। असेसमेंट में पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार तरीके से दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका बेस है असेसमेंट के सेक्शन पर ही, परंतु इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वैल्यूएशन चैप्टर के भी शामिल हो जाते हैं, और वैल्यूएशन चैप्टर चूंकि अभी आपने किया नहीं है तो पहले वो चैप्टर खत्म कर लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को, शानदार वाले को डेफिनेटली करके चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद में आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962। असेसमेंट बताइए, हंसो, जोर जोर से हंसो। असेसमेंट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन, टाइप 1 का क्वेश्चन है। पहले बैकग्राउंड लिखनी, फिर मेन कंटेंट पे आना है। मेन कंटेंट क्या बोलता है? असेसमेंट का मतलब होता है टू डिटरमिन वेदर ए पर्टिकुलर गुड्स इज ड्यूटेबल और नॉन ड्यूटेबल, एंड सेकंड थिंग, इफ इट इज ड्यूटेबल देन हाउ द ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड, एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ड्यूटी वी नीड वेरियस कंपोनेंट्स like value of the goods, rate of exchange, and rate of duty. Rate of duty shall be taken of the date on which bill of entry is filed, and जो rate of exchange है आपका वो लिया जाएगा कस्टम टैरिफ एक्ट से, हम इसको उठाते हैं। एंड बाबू मेरे उसके बाद में जो वैल्यूएशन है वो आपका सेक्शन 14 आएगा, उसमें सेक्शन 14(1) और 14(2) लिखा होता है, वहां से अपना ये उठा के चलते हैं। और अगर ड्यूटी आपकी क्वांटिटी बेस्ड लगाई जाती है तो यू नीड अ क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इंपोर्टेड एंड जस्ट मल्टीप्लाइड विद द रेट ऑफ ड्यूटी, तो आपकी ड्यूटी वहां पर तैयार होकर निकल के आ जाती है। थर्ड पार्ट जो आता है असेसमेंट की डेफिनेशन में, वो बताता है कि असेसमेंट कितने तरह का होता है। यहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, और जहां पर डिटरमिन करने के बाद ड्यूटी लायबिलिटी आपकी जीरो आती है उसे भी हम असेसमेंट के नाम से ही बुलाकर चलते हैं, यानी कि जीरो असेसमेंट भी असेसमेंट का ही एक रूप होता है। इज इट ओके? यस सर। तो आगे बोलते, आगे बताइए, एक्सप्लेन ब्रीफली क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन एंड क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग। जब क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन करते हैं तो अंडर सेक्शन 46 की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है आपको व्हाइट कलर की, और जब वेयर हाउसिंग के लिए जाते हैं तो अंडर सेक्शन 46 की बिल ऑफ एंट्री होती है आपकी, लेकिन ये येलो कलर की होती है। पूरा प्रोसीजर क्या अपने शब्दों में लिख सकते हो? हाँ सर। जब हमें होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइल बिल ऑफ एंट्री ऑफ व्हाइट कलर, एंड ये icegate.gov.in पर हमें फाइल करनी होती है। एंड इस पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, बाकी जो दस्तावेज है ओरिजिनल वो कस्टम हाउस में हमें जमा कराने होते हैं। उसके बाद उसका असेसमेंट होता है। वहां पर बेसिकली जो सेक्शन 17 है वो ये बोलता है कि भाई जब हम अपना अधिकारी के पास में जाते हैं तो उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने पर कुछ दस्तावेज हमसे मांग सकता है। दस्तावेज जब मांग लेगा हमसे तो हमें वो देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए वो हमारे सेल्फ असेसमेंट से नाखुश रहता है तो वो उसको रीअसेस कर देगा। फिर रीअसेस पे हमसे कंसेंट लेटर मांगेगा। कंसेंट लेटर अगर हम दे देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते तो एक फॉर्मल ऑर्डर इशू कर देगा विद इन 15 डेज। तो ऐसे करके होता है डायरेक्ट क्लियरेंस की केस में। जब हम वेयर हाउसिंग की बात करके चलते हैं तो भाई उसमें भी लगभग प्रोसीजर वही रहता है, लेकिन हमें एट दिस मोमेंट इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता, बल्कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी के 3 गुने वैल्यू का वहां पर बॉन्ड देना होता है और हमारा गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट करा दिया जाता है। इस प्रकार की बातें यहां पर हम करके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? कृष्णा भंसाली हैज इंपोर्टेड सम गारमेंट्स फ्रॉम पेरिस। ओके, ही इज अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 17 में वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं 1962 के मुताबिक। एंड क्या हुआ जी? Hence, he made a request in writing to the proper officer for provisional assessment. Can he apply for? Yes. The answer is yes. हम जानते हैं सेक्शन 18 के मुताबिक there are 4 conditions, 4 situations basically we have, जिसमें कि प्रोविजनल असेसमेंट इनिशिएट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंपोर्टर हाथ खड़े कर देता है कि साहब आई एम अनेबल टू डू द सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, तो वहां पर वो प्रोविजनल असेसमेंट की तरफ मूव कर सकता है। नंबर 2, अगर अधिकारी कागजात की डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कोई डिटेल्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो वहां पर प्रोविजनल असेसमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। या फिर अधिकारी आपके गुड्स का कुछ केमिकल टेस्ट और फर्दर इंक्वायरी करना चाहता है, लाइक जैसे पॉलिथीन वाले केस के अंदर डेंसिटी चेक करने वाली बात थी, तो वहां पर आकर भी हम वैसी बात करके चलते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट मूव कर सकता है। अब यहां कंक्लूड करेंगे अपनी बात को। ये एक मिनी केस स्टडी टाइप ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है। बात कंक्लूड करेंगे क्योंकि पहले मैंने सेक्शन 18 का लीगल कंटेंट तो बोल दिया, लीगल कंटेंट के बाद बोल दिए इन द लाइट ऑफ व्हाट इज स्टेटेड अबव, उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर कृष्णा भंसाली चूंकि इन्होंने ही इज अनेबल टू डू द सेल्फ असेसमेंट, सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 ही मे गो फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट, ही मे रिक्वेस्ट द प्रॉपर ऑफिसर for provisional assessment and the proper officer will allow the person with the provisional assessment. Okay. क्वेश्चन नंबर 4 आता है,
अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 18 ऑफ कस्टम एक्ट लो, अभी तो बताइए मैंने आपको कि हमें वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा होता है। वैसे ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, प्लीज मार्क इट। जी, दूसरा अधिकारी आपके जो दस्तावेज हैं उनकी डिटेल्ड जानकारी चाहता है, कुछ स्कूटनी, कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, या फिर आपके गुड्स वगैरह के संबंध में वो कुछ फर्दर जांच करना चाहता है। तो इन सच ए केस यहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट की बात की जाती है। प्रोविजनल असेसमेंट हायर साइड, लोअर साइड किसी पर भी हो सकता है, लेकिन जब लोअर साइड पर होता है तो यू नीड टू फर्निश अ सिक्योरिटी, यानी कि बैंक गारंटी आपको वहां पर देनी होती है, तो ही आपका प्रोविजनल असेसमेंट की तरफ मूव कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ कस्टम एक्ट 1962 रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। वी नो वेरी वेल अंडर सेक्शन 18 जब हम प्रोविजनल असेसमेंट करा के अपने गुड्स को छुड़ा लेते हैं तो लेटर ऑन पता लगता है कि भैया हमारी एंड से मतलब हमें कुछ पैसा सरकार को देना है। तो जब हमें कुछ पैसा सरकार को देना होता है तो सेक्शन 18 के अंदर ये प्रोविजन लिखा हुआ है कि जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उस महीने की पहली तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और टिल द डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट चलता रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 15% पर एनम का। इस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन यहां पर कर दी जाती है। उसके बाद मालिक आता है क्वेश्चन नंबर 6 करके, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विच वर अर्लियर एक्सपोर्टेड, अच्छा, एंड देयर आफ्टर इंपोर्टेड इनटू इंडिया विल बी ट्रीटेड एट पार, मतलब गुड्स इंडिया में बना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक RX100 यामाहा बाइक का, वो बाइक इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई, बाहर चली गई, वापस लौट के आई, तो जब वापस लौट के आएगी तो क्या उसे फ्रेश इंपोर्ट यानी कि और नॉर्मल जो गुड्स इंडिया के बाहर से ही आता है उसी की तरह ट्रीट करेंगे क्या, एट पार ट्रीट करेंगे? द आंसर इज यस, उसे फ्रेश इंपोर्टेशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। द आंसर गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है जी। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 करके आता है, एक्सप्लेन विद ए ब्रीफ नोट हाउ ड्यूटी इज अराइव्ड 1962 वेयर द इंपोर्टेड गुड्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ आर्टिकल्स लायबल टू डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी। तो यहां पर इस सेक्शन के लिए 4 बातें आपको ध्यान रखनी थी। सेक्शन नंबर 19 सेट ऑफ आर्टिकल्स पर आपका ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जाता है भाई साहब कि देखो, सबसे पहली बात, अगर सेट ऑफ आर्टिकल्स के अंदर अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जिस पर क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी लगती है तो सबसे पहले उसे अलग कर दीजिए। नंबर 2 पर जो आपके वैल्यू बेस्ड ड्यूटी वाले बच जाते हैं उनमें से अगर किसी आर्टिकल की आपको इंडिविजुअल वैल्यू पता है तो इंडिविजुअल वैल्यू और उसके अपना खुद का रेट अप्लाई कर दीजिए, बात निकल जाएगी और वहां पर ड्यूटी आपकी निकल जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग आपके वैल्यू बेस्ड आर्टिकल बच गए तो 2 या 3 जितने भी बचे हों उनकी कंबाइंड वैल्यू होगी और उनमें से जिसका भी हायर रेट होगा, हाईएस्ट रेट होगा, वो रेट पकड़ के मल्टीप्लाई करके बात खत्म कर दी जाएगी। एक छोटी सी बात और बताई जाती है सेक्शन के अंदर कि अगर कोई पार्ट्स, स्पेयर, एक्सेसरीज एटसेट्रा अगर मान लीजिए आपका इंपोर्ट किया जा रहा है अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट और वो कंपल्सरीली सप्लाइड है और फ्री ऑफ कॉस्ट आया है मेन प्रोडक्ट के साथ में, तो उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो मेन प्रोडक्ट के साथ में जाएगा, जैसे कि मोबाइल के साथ चार्जर क्लासिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। यस सर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 करके मालिक यहां पर, ठीक सर जी। उसके बाद बाबू चर्चा बढ़ती है आगे की तरफ और आगे हम पहुंच जाते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन असेसमेंट ऑफ एक्सेसरीज। अभी तो मैंने बात की है एक्सेसरीज के बारे में कि अलग से कोई चार्ज ना हो, कंपल्सरीली सप्लाइड हो तो उसे मेन आर्टिकल के साथ ही क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट इंपोर्ट। प्रोजेक्ट इंपोर्ट जब हम कोई नया प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लगा रहे होते हैं या किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें नंबर ऑफ मशीनरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मशीनरीज, पार्ट्स, कंपोनेंट इंपोर्ट करके चलते हैं, तो वहां पर प्रोजेक्ट इंपोर्ट के तहत एक सुविधा दी गई है। वहां पर एक हेडिंग दिया हुआ है 9801 करके एक हेडिंग दिया हुआ है, उसके अंदर प्रोजेक्ट इंपोर्ट लिखा हुआ है। उसके अंदर हमारा सारे के सारी मशीनरीज वगैरह क्लासीफाई की जाएंगी और वहां पर जो रेट ऑफ ड्यूटी वो आपका 5% से लगा दिया जाएगा। इसके लिए जो नोटिफाइड और एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं वो इरिगेशन प्रोजेक्ट, ऑयल रिग्स प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और अदर नोटिफाइड प्रोजेक्ट, मतलब मोरलेस सारे के सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो एक तो आपको क्लासिफिकेशन का चक्कर नहीं पड़ता, सारे के सारे एक ही कोड में क्लासिफाई हो जाएंगे और आपको फ्लैट रेट लगता है और वो भी बहुत छोटा सा रेट आपको लगाया जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार की बात यहां पे कर ली जाती है। आगे बोलते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन री इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स विद रेफरेंस टू द कस्टम एक्ट 1962। री इंपोर्टेशन के लिए सेक्शन 20 आपका काम करता है। नॉर्मल केस के अंदर हम बात करते हैं कि गुड्स गया और लौट के आया तो वहां पर उसे फ्रेश इंपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। RX100 बाइक का एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है इसके अंदर। दूसरा यहां पर बात करते हैं कि भाई मान लीजिए आपने
कोई गुड्स जैसे टाटा मोटर्स ने नैनो कार एक्सपोर्ट कर दी और फिर वो किसी कारणवश टेम्परेरी इंपोर्ट की जाती है, फिर वापस की जाती है, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस के बाद में फिर चली जाती है, तो ऐसे हालात में जब वो इंपोर्ट करी गई थी तो इंपोर्ट के समय आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि 6 महीने में वापस एक्सपोर्ट करा दी जाएगी और 3 साल में इंपोर्ट कर ली गई हो और साथ में आपको एक बॉन्ड भी देना होगा, तो इंपोर्ट करने पर इस टेम्परेरी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी का पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद बात हमारी और थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है कि वहां पर एक मटीज का एग्जाम्पल भी था कि अगर हमारा कोई गुड्स है जो मेड इन इंडिया है, इंडिया के बाहर से बाहर गया था, इंडिया से इंडिया के बाहर गया था, वहां रिपेयर मेंटेनेंस होकर लौट के आता है, ये आउटवर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं इसे, रिपेयर होकर इंडिया के अंदर आ रहा है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर सिर्फ जो वैल्यू एडिशन अब्रॉड है उसी पर ड्यूटी की बात करके चलेंगे, यानी कि जो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर है उसे पकड़ेंगे और आने जाने का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, दोनों साइड का, उसे ऐड करके हम उस पर ड्यूटी निकाल देंगे। तीसरा था कि गुड्स गया और रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, क्यूमिन सीड का एग्जांपल इसमें मैंने आपको दे रखा है, तो उसमें यही बताता है आपको साहब कि भाई साहब यहां पर आकर कि जब वो रिजेक्ट होके आ गया है तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि भाई साहब ये कभी इंडिया से गया ही नहीं था, तो लौट के आने पे इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ उस पर इतना जरूर है कि भाई आपको जो एक्सपोर्ट बेनिफिट आपको अर्लियर ग्रांट किए गए थे वो सारे के सारे एक्सपोर्ट बेनिफिट्स आपसे वापस ले लिए जाएंगे, ऐसा करके यहां पर बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन मालिक यहां देखने को आता है। इस क्वेश्चन में बोलते हैं द असेसी वाज रजिस्टर्ड अंडर प्रोजेक्ट इंपोर्ट रेगुलेशन फॉर import of power equipment at concessional rate to implement a project for setting up a power plant. It imported a gas turbine and generator under the project import regulations, okay, but before they could reach the project site they were lost or destroyed in the sea within the India. The department denied the project import concession and demanded full duty as the goods were not used in the project. नहीं साहब, फुल ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी, बिकॉज यहां पर ना इस तरह के मामलों में इंटेंशन चेक किया जाता है कि क्या आपका इंटेंशन क्या रहा था। अगर इंटेंशन आपका सही रहा था तो आपको जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा अलाउ किया जाएगा। कंसेशन नॉट डिनाइबल, द गुड्स वर लॉस्ट एंड वर नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पज फॉर विच दे वर इंपोर्टेड। इंस्टॉलेशन इन द पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, the goods had not been found in this case to have been diverted to any other use। मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसे मिसयूज कर दिया, कुछ और इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि उसमें कंडीशन ये होती है एक्चुअल यूज की कि आप इसे इस्तेमाल करके चलेंगे, किसी और को आप इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे, तो वो डिस्ट्रॉय हुआ है साहब। तो वैसे वाले मामले के अंदर बोल दिया कि नहीं, हम आपका यहाँ कंसेशन वापस नहीं लेंगे, जो भी आपको दिया वो आपके पास में रहेगा। मियरली बिकॉज द गुड्स वर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ कस्टम ऑफिसर, सिर्फ इस आधार पे कि कस्टम डिपार्टमेंट के सामने डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, हम उसका जो बेनिफिट है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका लक्ष्मी वाला, ये क्वेश्चन आपका लाइक क्वेश्चन 1 जैसा है, ये लाइक क्वेश्चन 1 जैसा है, तो मैं क्वेश्चन 1 मेरा पेंडिंग था, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये क्वेश्चन भी पेंडिंग करना पड़ेगा। वैल्यूएशन चैप्टर के क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आपको करवा दूंगा जी। ठीक है। 12वें के बाद एक ये भी सेम क्वेश्चन है बाबू, लाइक क्वेश्चन 1 जैसा है, ये भी क्वेश्चन 1 के जैसा मालिक। एंड नहीं, ये तो हो जाएगा, नहीं ये नहीं है, अगला वाला था, ये तो हो जाएगा। लक्ष्मी कंपनी इंपोर्टेड गुड्स वैल्यूड ₹10 लाख वाइड अ बिल ऑफ एंट्री presented before the officer on 15th of December 2018। गुड्स इंपोर्ट किया है, बिल ऑफ एंट्री 15 दिसंबर को उन्होंने फाइल कर दी है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हुए चलते हैं। बिल ऑफ एंट्री इन्होंने यहां पर फाइल कर दी थी, ठीक है जी, 15 दिसंबर को इन्होंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है। ऑन विच डेट द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी वॉज 20%, उस दिन जो रेट था वो 20% का चल रहा था। ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर डिसाइडेड that the goods should be subject to chemical or other test and therefore the same was provisionally assessed। उसका provisional assessment किया जाता है, वैल्यू रखी गई 10 लाख रुपए की। एंड लक्ष्मी कंपनी पेड provisional duty of ₹2 लाख on the same date, यानी 10 लाख का 20% हो गया जी, 2 लाख रुपए इन्होंने ड्यूटी का पेमेंट कर दिया जो कि प्रोविजनल बेसिस पर था। लक्ष्मी कंपनी wants to voluntarily pay 1,50,000 on 20th January 2019। हाँ, तो वॉलंटरी तो सरकारों की तरफ पैसा दिया, मना थोड़ा ना करती है वो।
अगर मैं कहने लगूं भाई साहब मैं अगले 2 साल का टैक्स आज ही भर रहा हूं, तो भरो, क्या दिक्कत है, भरो भरो। कैन लक्ष्मी कंपनी प्रोविजनली पे द ड्यूटी एंड व्हाट आर द कंडीशंस विच आर टू बी कंप्लाइड बिफोर सच पेमेंट इज मेड। अच्छा जी, वो कर सकते हैं और एज सच तो कोई कंडीशंस नहीं है जो आके आपको यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ रही हो। और अगला क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इफ एनी अंडर सेक्शन 18 assuming that payment of rupees 150 as stated above is made on 20th January and balance payment जो था वो आप करते हो यहाँ पर and that the final duty is assessed on 31st January 2019 at rupees 4 lakh and the balance duty was paid on the same date। मतलब आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए की ड्यूटी भर दी थी, लेकिन फाइनल ड्यूटी आपकी बनती थी 4 लाख रुपए की, तो आपकी जो टोटल डिमांड बनती थी वो डिमांड बनती थी 2 लाख रुपए आपको और देने थे, इन बिटवीन आपने 1.5 लाख रुपए दे दिए थे, तो फाइनली जो 50,000 का बैलेंस आपका रह गया था वो आपने यहां पे कर दिया है। तो आपका इंटरेस्ट किस प्रकार से यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा मालिक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, इनका जो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है वो हुआ है साहब 15 दिसंबर को, तो ये आ गई आपकी 15-12 की डेट यहां पर आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इन्होंने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट कब कब किया है, एक कर दिया है भाई साहब इन्होंने फाइनलाइज होने से पहले, इन्हें आसार दिख गए होंगे कि भैया फाइनलाइजेशन तुम्हारे फेवर में होने वाला नहीं है, तो एक कर दिया 20 जनवरी को, तो ये आ गया जी 20 जनवरी 2013, नहीं 15-12-2018 था ना ये, हाँ जी, तो 20 जनवरी 2019 को इन्होंने 1.5 लाख का पेमेंट यहां पर दे दिया, और बाकी जो पैसा है वो दिया है भाई साहब 31 जनवरी 2019 को, ठीक है जी, 31 जनवरी 2019 को इन्होंने अपना बैलेंस पेमेंट 50,000 का यहां पर दे दिया है, राइट। अच्छा, और जो फाइनलाइजेशन इनका हुआ था वो हुआ था पूरा भाई साहब 4 लाख रुपए का फाइनलाइजेशन इनका यहां पर किया गया था। ओके सर जी, तो अब देखिए इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो कहां से की जाती है, जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस महीने की पहली तारीख से की जाती है, यानी कि 1/12/2018 से की जाएगी। तो यहां पर इन्होंने पे किए हैं 1.5 लाख रुपए, यानी कि इस दौरान मुझे बताइएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहा था, इस दौरान आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहा था सर, 2 लाख रुपए रहा था, ठीक बात, 2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस पीरियड में रहा, और इस पीरियड के बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहा सर जी, इस पीरियड के बाद में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा वो रहा है जी यहां पर 50,000 रुपए का। तो इस प्रकार से यहां पर बातें आपकी करी जाएंगी, ठीक है जी। तो ये हमारी बात होगी, तो इसमें 20 जनवरी, तो अब डेज काउंट करके देखें यहां पे, ये 1/12 से लेकर 20 जनवरी तक, तो 1/12 से 31 दिन दिसंबर के हो गए, दिसंबर और भाई साहब जनवरी 31 दिन तो हो गए दिसंबर में, और 20 जनवरी को इसने पेमेंट कर दिया है, कहां 20 जनवरी, हाँ जी 20 जनवरी, यानी कि हो गया जी आपका 20 दिन, 51 दिन हो गए, 51 डेज यहां पर हो जाते हैं, 51 डेज यहां पर हो जाते हैं। तो 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहे आपके 51 दिनों के लिए, तो 51 दिनों का ब्याज तो इतने पे लगना चाहिए, ठीक है, और जो बाकी 50,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग रहे यहां से 20 जनवरी तक का तो लग गया, 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, तो यानी कि 21 जनवरी से अगर मैं काउंटिंग करके चलूं 21 को भी मिलाऊं तो 11 दिन हो गए जनवरी के, 31 जनवरी तक, हाँ 11 दिन, तो 11 दिन आपके हो जाते हैं यहां पर आकर, 11 डेज आपके 50,000 पे लगा दिए जाएंगे। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन इसमें करके चलेंगे, लेकिन इन्होंने सर कुछ और कर रखा है, इनका तरीका थोड़ा सा अलग है, हम कोई बात नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि कितना पैसा कितने समय आउटस्टैंडिंग रहा, आंसर सेम आना चाहिए। 2 लाख के ऊपर हमारा चलेगा भाई साहब 15% मल्टीप्लाइड बाई 51 एंड डिवाइड बाई 365, ये कितना आएगा निकाल के देखें जरा, 2 लाख का 15%, 2 लाख का 15% ये आ गया जी आपका 30,000 रुपीज इंटू 51 और डिवाइड बाई आएगा 365 करके, ठीक है, तो ये आ जाएगी 4191.78 और 50,000 रुपए पर 11 दिनों का ब्याज आएगा, तो 50,000 रुपए जो है उस पर आपका 15% से 11 दिनों का ब्याज और निकाल के चलना पड़ेगा जी। तो ये आ गया जी आपका 50,000 रुपए इंटू आएगा 0.15, ये आ गया जी 7,500,
इंटू हो गया 11 और डिवाइड बाई हो गया भाई साहब 365 करके, ठीक है। तो ये आया 226 रुपये आपका यहाँ पर आ जाता है, 226 रुपये और आ गए, 226 रुपये ये और 4191.78 आपके ये आ गए, तो 44178, हाँ वही 4418 आ गया फाइनली। तो आपका ये आंसर डेफिनेटली मैच करके चलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारी बात यहां तक ऐसे करके हो जाती है। तो मैंने सिंपली देखा कि कितना पैसा कितने से, ये भी ठीक है जिस तरह से यहां किया हुआ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहां से यहां तक आपका पूरा बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा 2 लाख रुपए का, और यहां से आगे 1.5 लाख दे दिया, तो आगे पीरियड के लिए आपका 50,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रह जाता है। तो ऐसे करके बात कर ली जाएगी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वन जैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है ये। एंड उसके बाद चर्चा बढ़ती है आगे की तरफ, और ये आता है आपका 14वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है मालिक, शानदार क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 14, 15 और 15वां क्वेश्चन भी लाइक ये है, लाइक क्वेश्चन 1, क्योंकि इसमें ना कुछ वैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो शामिल हैं, तो उसके बाद ही मैं कराऊंगा, करा दूंगा डेफिनेटली, बट वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ने के बाद में, ठीक है ना। ये करते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शानदार है। मोरिस लाल has imported goods from Germany and is finally reassessed under section 18(2) of the Custom Act 1962 for such two consignment, दो consignment है बेसिकली जिनका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है। डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ये वाली है, डेट ऑफ फाइनल रीअसेसमेंट ये वाली है, ड्यूटी डिमांड फॉर फर्स्ट कंसाइनमेंट 81 की थी, रिफंड सेकंड कंसाइनमेंट का आपका ये बनता है, डेट ऑफ रिफंड मेड बाय द डिपार्टमेंट 28 अप्रैल, डेट ऑफ पेमेंट ये अलग अलग डेट आ रही है। तो आपको पूछ रहा है कि भैया इंटरेस्ट बताओ कितना बनेगा। दो कंसाइनमेंट है, एक कंसाइनमेंट पे डिमांड बनी है, दूसरे के ऊपर रिफंड बना है, तो दोनों के बारे में इंटरेस्ट की बात करके चलते हैं। तो पहले डिमांड देखते हैं। तो डिमांड जो बनी है, ड्यूटी डिमांड बनी है फर्स्ट कंसाइनमेंट पे 1,80,000 का यहाँ पर ये डेटा आपका बनता था जी, जो ड्यूटी बनती थी उस प्रकार से यहाँ पर बनती थी। तो जब इस पे डिमांड बनी है ना भाई साहब, दूसरे पे रिफंड बनता था 420 का, तो पहले डिमांड निकालते हैं 1,80,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था 12 दिसंबर को। सो अगर जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट होता है उस महीने के पहली तारीख से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, 15% का इस पे ब्याज लगाया जाएगा, और ये लगेगा भाई साहब आपका 1 दिसंबर 2017 से लेकर कहां तक का लगेगा, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट कब किया गया है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी डिमांडेड 5 फरवरी को कर दिया गया है, से लेकर 5 फरवरी 2018 डिवाइड बाई 365। अब डेज काउंट करके बताओगे कितने निकल के आते हैं 1 दिसंबर से, तो दिसंबर के महीने में आ जाते हैं आपके 31, जनवरी के महीने में आ जाते हैं आपके 31, और फरवरी के महीने में आ जाते हैं साहब आपके 5 डेज। तो ऐसे करके 67 डेज आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो 67 डेज का अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, तो 1,80,000 इंटू 0.15 और इंटू हो गया जी 67 डिवाइड बाई 365, इट विल कम्स टू 4956। इतना ही है क्या? यस, 4956 राउंड ऑफ करके ये मेरा निकल के आ जाएगा, 4956 आ जाएगा। जहां तक सवाल है रिफंड का तो रिफंड में 6% का ब्याज होता है, लेकिन वो लगना कब से शुरू होता है, फाइनलाइज होने के 3 महीने के अंदर पेमेंट हो गया है तो कोई ब्याज की बात नहीं होगी। 3 महीने के बाद पेमेंट हो रहा है तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट की बातें करी जाएंगी, ठीक है जी। तो साहब ये हुआ है इनका 2 फरवरी को इसका फाइनलाइजेशन करवा दिया गया है, डेट ऑफ रीअसेसमेंट यहां पर कर दी गई है 2 फरवरी को, और रिफंड का जो पेमेंट है वो कब कर दिया गया है, वो हो गया जी 28 अप्रैल को। तो जरा चेक करके बताएंगे आप लोग मुझे कि ये 3 महीने के अंदर हो गया या 3 महीने के बियॉन्ड हुआ है। सर यहां से देखा जाए तो 3 महीने जाके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाके पूरे होते हैं सर, लेकिन पेमेंट रिफंड का यही दे दिया गया 28 अप्रैल को, तो यहां पर कोई किसी प्रकार का ब्याज निकल के सामने नहीं आएगा। तो रिफंड पर कोई ब्याज आपका सामने नहीं आएगा, ठीक है जी। ओके सर, अब 15वां क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 1 के जैसा है, इसे मैं बाद में कराऊंगा आपको, और इस तरह से आपके हो जाते हैं वैल्यूएशन क्वेश्चन की जो चैप्टर है। इसमें भाई साहब मैंने बताऊं आपको कितने मैंने दे रखे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल चैप्टर आपका ये वाला बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें आपको बता दूं मेरे कितने क्वेश्चंस मैंने जान लगा रखी इस चैप्टर के अंदर, इतने सारे क्वेश्चंस हैं 67 से लेकर आगे चलो भाई। हाँ जी, इसमें क्वेश्चंस हैं आपके 70 प्लस क्वेश्चंस हैं साहब इसके अंदर, 70 प्लस आपके क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और ये हम अपना करके चलेंगे।
तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। 2 छोटे छोटे चैप्टर आज हमने देखे जिसके क्वेश्चन आंसर हुए। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें वैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के शानदार वाले क्वेश्चंस आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल के इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू माय डियर। जय हिंद, जय भारत।